बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पर मॉर्निंग विद फिज़ा। क्या हाल है जी, कैसी तबीयत है? आई होप आज का दिन भी आपने बहुत अच्छा प्लान किया होगा। किसी ने अपने मैके जाना होगा, किसी ने शॉपिंग पे जाना होगा, किसी ने आज बच्चों को कहीं किसी फेस्टिवल में लेके जाना होगा, या फिर किसी प्लेग्राउंड में उनके साथ खेलने जाना होगा, कोई ना कोई, या फिर समर कैंप बच्चों का कोई प्लान कर रहा होगा, या फिर कोई अपनी शॉपिंग प्लान कर रहा होगा। तो इस तरह के सारे प्लान्स जो आपने बना लिए, एक काम मेरे कहने पर कीजिए। सुबह सुबह अभी ऐसे कोई एम्प्टी पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपना चार्ट बना लीजिए फ़ौरन। अगर आपने शॉपिंग पे जाना है या ग्रॉसरी पे जाना है, जो जो राशन की जो जो चीज़ें हैं वो एक साथ लिख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, ताकि जब आप जाएं वहाँ पर आपको पता हो और कोई चीज़ें मिस ना आप कर सकें, ठीक है। उसके अलावा आप ये कीजिए कि अपना बजट भी बनाए कीजिए। जैसे आपको पता है कि हमारा भी बजट जो है वो रिलीज़ हुआ, अब उसमें क्या क्या महंगाई और कौन सी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हुई हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं अभी यहाँ पर शो करूँ तो मेरा पूरा शो निकलना इसी में शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने घर का बजट बनाइए, वो एक चार्ट बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरह से कहाँ कहाँ क्या एक्सपेंस किया है। उसके बाद फिर अगर आपने बच्चों के लिए कोई प्लान किया है कोई चीज़ कि आज मैंने ये करना है, बच्चों को वहाँ लेके जाना है, तो उसका एक टाइम टेबल बनाइए। इतने बजे लेके जाना है, इतने बजे मैंने आना है, इतने बजे मैंने खाना रेडी करना है। तो ये ख़ास मेरी बहनों के लिए था कि ये सब चीज़ें अगर आप प्लान कर लेंगी इन द पेपर, देन आपका सारा का दिन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। अगर किसी को कॉल भी करनी है तो आप भूल जाते हैं ना, यार कल उनको कॉल करनी थी, रह गया, आज मुझे याद दिलाना मैंने कॉल करनी। तो ये इन चीज़ों से भी बच जाएंगे, उस पर भी लिख लें, ठीक है। तो आज का जो दिन है वो ब्लड डोनर इंटरनेशनल डे है। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि इस पर मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर खून है, आपको पता है अगर जब हम किसी को ये खून देते हैं तो वो बढ़ जाता है। ये उस तरह की बात है कि जब हम किसी को सदका खैरात करते हैं या फिर अपने माल में से किसी मुस्तहिक की मदद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस पैसे को बढ़ा देता है। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपके अमीर होने का राज सिर्फ एक है। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं यू द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, देन आपको आगे से अपने माल में से माल निकालना पड़ेगा। फिर आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला इसी दुनिया में पूरी कर देगा। तो बस अपने माल में से खर्च कीजिए और एक हिस्सा बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, जिस बॉक्स में से लोगों को देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक परसेंटेज तय कर लीजिए कि हर महीने मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो उसमें से ये जो मेरे 2,000 रुपये हैं, मेरे 3,000 रुपये एक बॉक्स में डाल दीजिए कि ये मैंने किसी को देने, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा कि वो जो बॉक्स है वो भरना शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो दिए जा रहा हूँ, लोगों की मदद किए जा रहा हूँ, मगर ये बॉक्स बढ़े जा रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आइडिया, ट्राई दिस आउट, आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह जब हम अपनी जब ब्लड किसी को देते हैं तो फिर वो ब्लड आपकी जिस्म में जो है वो नए सेल्स पैदा करता है, आपका खून बढ़ाता है, आपको 10 बीमारियों से बचाता है। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को पता ही नहीं। लोग कहते हैं हमने खून देना है और मुझे तो चक्कर आएंगे, मैं तो होते खा के गिर जाऊँगा या गिर जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता, खून देने से खून बढ़ता है। आई बात समझ में? तो आज जिन जिन का दिल है कि किसी जगह पे जाके कोई ऐसे डोनर जो हमारे पास सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके अगर आपने ब्लड देना है तो प्लीज़ दीजिए। इस तरह की सुंदर फाउंडेशंस हैं और बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं जहाँ पे आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट्स जो बेचारे बच्चे हैं उनको ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से आज हमारे शो पे हम थैलेसीमिया पेशेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। कुर्बानी की सुन्नत के हवाले से भी आज हम हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे कि उसकी क्या सुन्नत है, किस तरह से कुर्बानी करनी है, और उसके गोश्त की तकसीम की भी हम जो है डिटेल में जाके बात करेंगे, ठीक है जी। और आज अभी बिल्कुल स्टार्ट जो है मेरा ये है कि बहुत अच्छे मेहमान हैं, बड़े प्यारे से कपल हैं जिनको मैंने आज दावत दी है। बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल इनको मिल चुका है। मुबीन भट्ट मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और उन्हीं के साथ वो जो छोटी सी गुड़िया सी बैठी है वो है माहीन मुबीन, ऐसे ही। और माहीन मुबीन जो है मुबीन भट्ट की वाइफ है ना जी। वाह जी, कैसी है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो क्या चल रहा है जी, क्या कहानी है, कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है शो पे आके। रियली? जी। तो आप लोग अपनी शादी की कहानी ज़रा हमें बताइए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ आनी चाहिए कि वाई आप लोग इतने वायरल हुए हुए हैं। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आपकी, वो आप ज़रा बताएं हमें। शेयर क्या करते हैं अपने टिकटॉक पे, कंटेंट क्या है आप दोनों का? तो प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। कंटेंट हमारा ये है कि मेरी मिसेस की हाइट छोटी है तो मेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है हाइट, तो लोग इस चीज़ को देख कर ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे आप आज सोसाइटी में देख रहे हैं कि
छोटी हाइट की लड़की को जो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटी में कि हाइट छोटी है। तो हमने जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना उजागर किया कि इससे कोई खड़े होके दिखाएं, खड़े हो, खड़ी हुई है। मैं तो सही से इस तरह से नोटिस करूं भी, मैं देखूंगी इतना फर्क है आपके हिसाब से है, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत टॉल हैं। ठीक है, अच्छा आप हील पहन के हैं? ओके, हील पहन के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी क्या हाइट है? वी 411। 4'11", और आपकी? 6'2". 6'2". अच्छा जी, नहीं आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आपकी भी अच्छी है, वैसे तो नॉर्मल है आपकी जितनी हाइट की भी लड़कियां, मगर वैसे कॉन्शियस नहीं होना चाहिए मुझे लगता बिल्कुल। है ना। कुछ मैं भी देख रही थी कि हमारे वहाँ तो है प्रॉब्लम्स, मगर बाहर जाए ना, मुल्क से बाहर, अभी मैं यूके में थी, वहाँ पर लंबी लड़कियाँ तो उनके मियाँ की हाइट छोटी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फाइन विद इट। और कॉन्फिडेंट अपनी बेगमात को वो बोलते हैं हील पहनो, जैसा तैयार होना हो, और वो इतनी इतनी लंबी जितनी जितनी मतलब आपकी हाइट का डिफरेंस है, तो इस तरह से फीमेल ऐसी मेल ऐसे, हाँ जी। कोई उनको फ़र्क नहीं, प्यार मोहब्बत उनमें इतनी, इत्तेफाक इतना है, केमिस्ट्री इतनी अच्छी है ना। चलिए जी बैठिएगा। तो फिर क्या सिलसिला कैसे हुआ प्यार मोहब्बत का, वायरल जो है ये क्या हुआ? एक तो हाइट वाला सीन हो गया, दूसरा सोशल अट्रैक्शन था हमारा, फेसबुक से हमारी बातचीत हुई। अच्छा आप दोनों की? जी। हाँ हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात को जो है ना आगे बढ़ती गई। हाँ, तो फिर हमने डिसाइड किया इनको आप अच्छे लगे, आपको ये अच्छी लगी है? जी बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे हाँ को? जी। अच्छा, बराबरी की तरफ हाँ थी, जी। आग बराबर की लगी हुई भी है। अच्छा, तो फिर कितने टाइम तक ये सिलसिला चला? ऑलमोस्ट 5 साल तो चला। 5 साल तुसी फेसबुक तो रहे हो, अपने घर पे नहीं रहे? नहीं फेसबुक से चला, लेकिन ये है कि 5 साल रिलेशन तो चला। तो मुझे ये उसमें बताएं, जब इश्क हुआ तो मुलाकात कितने टाइम के बाद हुई? मुलाकात जब घर वाले गए आप एक जब दूसरे इनके के घर वाले आपके घर आए, हाँ जी। तब वो पहली मुलाकात थी? नहीं, आप लोग पहले की? ना मेरे माँ बापा इनके घर गए थे। आपके मम्मी पापा गए थे? क्यों? वो कहते पहले हम देखेंगे। पहले देख कर आते हैं, घर हाँ देख कर आते हैं लड़के का। अच्छा, तो देख कर आए तो सेटिस्फाइड थे? हाँ जी, वो तो सेटिस्फाइड थे, भाई नहीं थे। भाई नहीं थे? भाई क्यों नहीं थे? नहीं, वो कहते कि मैं छोटी थी, वैसे अगर 5 साल पीछे लगाएं तो मैं बात सच में छोटी। भाई जो है आपके, उनका कद वद लंबा है? हाँ जी, वो हमें से हैं भी बड़े, 4 भाई में से चारों बड़े हैं। उनका कद लंबा है? हाँ जी। अच्छा, तो उनको पसंद नहीं आए थे बाकी आपके घर वाले? नहीं, उनको पसंद आ गए थे, लेकिन उनको ये था कि यार अभी छोटी है और अभी मैं पढ़ भी रही थी उस टाइम। आप तो जितनी भी बड़ी हो जाए छोटी ही रहेंगी। वो आपके इंतजार में आ गए तो फिर तो वो तो बूढ़े ही हो जाते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 22। अच्छा, अब 5 साल पहले आपकी शादी हुई है ना? जी नहीं, शादी तो हमारी दिसंबर में हुई है। शादी रुखसती। अभी दिसंबर में? जी। तो 5 साल पहले चक्कर वो जो चला था, वो 5 साल पहले, है ना? तो उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? 22 साल। उससे पहले कितना हो गया? 17? हाँ जी, पीछे 17 लगा साल, हाँ तकरीबन। तो रिश्ता कब हुआ, कितने टाइम के बाद? घर में कब गए थे? लास्ट ईयर जनवरी में निकाह हुआ था। अच्छा, नहीं इनके घर कब गए थे आपके घर वाले? इनके घर तो मेरे ख्याल 3 साल हो गया है ना। 3 साल हो गए। हाँ, तो फिर आपको क्या लगा कि मैं इनकार ही समझूं, या फिर आपने हौसला बढ़ाया, आपने कहा नहीं? नहीं, इनकार वाली तो कोई वजह ही नहीं थी। जब डिसाइड जो कर लिया था कि हम इंशाल्लाह ताला निकाह करेंगे, बस शादी आपको करेंगे, इंतजार.com पे लगा दिया था कि अभी बच्ची छोटी है, इंतजार करो, है ना? बस ऐसे ही है। इसमें 5 साल निकले? हाँ, बीच में इनकी वालदा की वो जो है वो हेल्थ ठीक नहीं थी, इश्यूज थे काफ़ी। अच्छा, फिर उनमें उस दौरान इनकी वालदा की डेथ भी हो गई। अल्लाह ताला इनको उस वजह से जो भी हमें थोड़ा डिले मग़फ़िरत करना पड़ा। अता फरमाए, आमीन। और आप लोग को हमेशा के लिए सब्र। वो आता तो नहीं है, मगर फिर भी हम सो हाँ सॉरी। जी। अच्छा, अब मैं ये बात करना चाह रही थी, जब प्यार हुआ, इश्क हुई, मोहब्बत हुआ, ठीक है, तो और मुलाकात भी इतने अरसे के बाद फैमिलीज़ के थ्रू हुई। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, अगर प्यार इस तरह से हो, मोहब्बत इस तरह से हो, और फिर फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करा दिया जाए। ये हम अपनी सोसाइटी को सिखाते हैं कि ऐसे अगर मोहब्बत हासिल करनी है तो ऐसे, और उसका रिज़ल्ट शादी। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये रिलेशंस जो बना के लोग पहले शादी से पहले घर लेके किराए पे तो वहाँ पे घुस जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की आदत देख रहे होते हैं। भाई दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, ये राइट थिंग है, ठीक है, ताकि आपके दो ख़ानदान जो एक होते हैं शादी से, वो फिर उस तरीके से एक दूसरे का मिलाप हो सके और अच्छी सोच के साथ। मुझे ये बताइएगा, भूख लगनी ख़त्म हो गई थी जब इश्क हुआ था? क्या हुआ था? ऐसा तो नहीं था कि भूख देखिए, इश्क में तो आपको प्यार हुआ था, इश्क हुआ था, या मोहब्बत हुई थी?
पहला स्टेज तो प्यार है, ऐसे तो बिल्कुल। सबको पता ही होगा। जब आपको इन्फेक्चुएशन होती है, आपको अट्रैक्शन होती है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है प्यार। बिल्कुल। तो आप लोग को प्यार हुआ पहले, जी। ठीक है, उसके बाद स्टेज आगे बढ़ी, आपको इश्क हुआ, फिर इश्क तक गई कहानी। इश्क भी कह लें, फिर एक जिद भी बन गई। इश्क इश्क जिद तो है, वो तो बाद में आ जाती है, वो उसकी उसी के जो है ना फॉर्म्स हैं। बिल्कुल। मगर उस इश्क में भूख लगी, फाका काटा, नहीं फोन अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसा उठाए टाइम तो आया परेशान हुए, नहीं, ऐसा तैयार टाइम होने को आया दिल ही करता नहीं। था हैं? नहीं ऐसा गाड़ी टाइम में नहीं आया फजूल कि में यार गाने लगाने कोई का दिल मजनू करता वाला था। काम नहीं हुआ। तो इसमें मजनू उस जमाने में कौन सा मजनू के पास गाने थे, वो कौन सा गाड़ी में गाने लगाता था। मैं तो आज की बात कर रही हूँ, ये सब चीज़ें हुई, सजने को दिल करता हो, तैयार होने को, तस्वीर भेजने को दिल करता हो, जाहिर फेसबुक सी पे बात जानबूझ है। के ऐसी अपलोड करना पिक्चर या वीडियो के, फौरन जाके लाइक का बटन दबाए, सब कुछ हुआ। हाँ ये तो सही बताए ना, फिर आप अपनी ज़बानी बताए ना, जाहिर सी बात मैं है। क्या बोली जा रही हूँ, आप बताएं। तो फिर ये सब कुछ चलता ही है। बताएं, तैयार चलता होना, नहीं, क्या क्या हुआ सब बताएं। सब बताओ। हाँ, तैयार होता था, तस्वीरें भेजते थे एक दूसरे को, आज मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। इनको हमेशा मैं गंदा मंदा भी जो है ना कपड़ों में वो अच्छा लगता था। अच्छा, तो क्या कहती थी तारीफ में आपके लिए? क्या कहती थी, बस ये अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, नहीं, तुम मैं बताओ कह- क्या कहती नहीं, मैं थी? कहती थी आप माशाल्लाह हैंडसम लग रहे हो। ये कहते थे आप। और जब आप पिक्चर्स अपलोड करती थी तो ये तो नहीं कहते थे डिलीट करो, क्यों लगाई है तुमने ये तस्वीर? नहीं, पहले मैं सोशल मीडिया पे थी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैं लगाती भी नहीं थी। हाँ, तो फिर वो तो अब मेरी लगना लगी, वो भी इन्हीं के साथ ही लगती हैं ज़्यादातर मेरी पिक्चर्स। अच्छा, इनके बगैर नहीं लगती। तो आप तैयार होकर पिक्चर भेजती थी कि तो मैं ये कैसी मुझे लगी? क्यूट कहते थे। क्यूट कहते थे। और फोन कितनी ज़्यादा मिकदार में यूज सिर्फ करते? मैसेजेस पे, कब? सिर्फ मैसेजेस पे। हाँ, वो भी मैं- थोड़े WhatsApp बहुत, पे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। सारा सारा दिन नहीं हम करते थे बात। अच्छा, क्योंकि स्टार्ट में ना ये बहुत सुस्त सी थी। नमाज पढ़ने जा रही हूँ और फिर 8 बजे तक मैं सोने लगी हूँ। ये बहुत ज़्यादा सोती थी स्टार्ट में। आपको पता है यूनिवर्सिटी और मेरे कॉलेज वाले डेज थे ना, तो मैंने तो सुबह कॉलेज जाना होता था, इसलिए मैं जल्दी सो जाती थी। तो ये क्या करते थे? ये पता नहीं भी तो ये सारी रात जागता रहता था? ये वैसे इनको आदत है लेट सोने की। अच्छा, अभी भी? हाँ जी, अभी तक इनको लेट, इनकी जॉब ऐसी है ना कि रात 12 बजे ऑफ होता है, हाँ। तो फिर इस वजह से, उसकी वजह से ना लेट ये सोते हैं। अच्छा, जब ये बॉडी बिल्डिंग करते थे और कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे, तो कोई उनके डोले शोले मसल वसल देख के ऐसे गोते खा के गिरती थी? हाँ, मुझे ओह माय गॉड, व्हाट अ बॉडी। कुछ करती थी ऐसे, गुस्सा करती थी कि भाई ये क्या तुमने ऐसी बॉडी वाली पिक्चर लगाई है, वीडियो लगाई, डिलीट करो, कोई और लड़की ना देखे, इस ये लड़की तो ने मैं- लाइक क्यों किया था, ये तो मैं ये कौन है कभी तो कह नीचे देती हूँ। कमेंट कर रही है। ये तो मैं पूछ लेती हूँ, कह भी देती हूँ। कहती थी? हाँ, पहले मैं कह देती थी कि डिलीट कर दो, मुझे ये होता था कि नजर लग जाएगी, ये ना स्लीवलेस पैंट के पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं अपनी। हाँ। तो इनको नजर लग भी गई थी। इनका इतना स्वेयर एक्सीडेंट भी शादी से पहले हो गया था, ओए हाय, बहुत बुरा वो तो एक्सीडेंट हुआ था। नहीं ये तो अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, शादी पर अल्लाह ताला ने सेहत दी आपको, ख्याल रखा करें भाई अपना प्लीज़। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको मज़ीद इनकी बातें बताते हैं। देखिए कितना अच्छा कपल है ना, शादी भी हो गई, प्यार भी हुआ, अभी हम इनके इश्क तक आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम प्यार तक थे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद है मुबीन और उनके साथ उनकी बेगम तशरीफ़ फरमा है माहीन भट्ट, ठीक है जी। टिकटॉक पे कोई जो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैं चाहूँगी यहाँ पर कुछ परफॉर्म करके दिखाएं ताकि लोगों को भी पता चले कि आप लोग रियल में किस तरह से शूट करते हैं और कैसे होती है। कौन सी वाली कंटेंट की बहुत ज़्यादा वायरल हुई है? हमने उसमें तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो ऐसी हमारा शायद डिफरेंस था, हमने बस हाथ रखा, इन्होंने अपना ऊपर हाथ रखा, तो वो इन लोगों ने छोटा हाथ और बढ़ा दे। अच्छा, वो शायद उस वजह से भी काफ़ी वायरल हो और गया। कौन कौन सी वीडियो वायरल है? और भी अब तो बाकी कोई- ऑलमोस्ट तो अभी सारी वायरल चलती जाती हैं, कुछ भी अच्छा। बना लें, एक रैंडम वीडियो भी बना लें तो लोग बहुत कुछ पसंद करके करते हैं। दिखाए ना हमें ज़रा। हाँ, आ जाए, इधर खड़े हो जाए, आ जाए, कुछ करके दिखाएं। हैं इसी जगह बस जी। हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। एक मिनट, ये था, इधर हो जाएगा, आप उधर जाइएगा, अच्छा। इधर हो जाएगा, ठीक जी। है। एक ऐसे बनाई थी हमने वीडियो, अच्छा। हाथ पे हाथ रखा था ऐसे, हाँ। ठीक है। देन फिर एक पाँव, हमने- हाँ, ऐसे ये देखे ना, ठीक है, ये था। और फिर हमने जो है ना वो हक किया था ऐसे। उसमें बहुत सारा डिफरेंस जो है ना वो नजर आ रहा था। अच्छा, हाँ, तो वो कम से कम 35 मिलियन जो है ना वो दोबारा cross दिखाए किया। हाथ, जरा लोगों को दिखाएगा, अपना हाथ रखें।
उसके ऊपर इनका हाथ, वाकई यार कितना क्यूट लग रहा है। उसके बाद पाव भी इनका क्लोज कीजिएगा, देखिएगा पाव के साथ। अब वो हग भी कीजिए ना, वो हग भी कीजिए। ओह क्यूट यार, अच्छा लग रहा है, भेजिएगा। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं? अब फेम भी आप लोग के पास आ रही है, ठीक है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं दोनों को, जी। क्यूट कपल भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, नज़र ना लगे कभी। तो क्या करना चाहते हैं, आगे क्या प्लान्स हैं? मेरा फ्यूचर प्लान तो इंशाल्लाह ताला ये है कि मैं अपना जो है ना वो जिम बनाऊंगा जी। तो आप देखें जिम भी है अगर आपका ख्वाब, तो लोगों को वहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग चीज़ें यही बताएंगे ना, बिल्कुल। बॉडी बिल्डर भी यहाँ, तो ज़रा लोगों को बताएं ना कि आजकल के जो मर्द हैं हजरात हैं वो बेचारे बहुत काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं और जिम को टाइम नहीं दे सकते। सुबह शाम ऑफिस, फिर घर की ग्रॉसरी, फिर बच्चे, फिर फैमिली, फिर बेगम, फिर अपने वालिदैन भी। तो उनके लिए कोई ऐसी टिप जो वो घर रह के, या कोई ऐसी एक्सरसाइज जो सुबह उठते के साथ ही वो कर लें और फिर फिट रहें, पेट भी ना आए मेरे भाइयों का, प्यारे प्यारे लगे, बताए ना। टिप यही है कि आपकी जो है ना आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। ये देखें ना, ऑयली चीज़ें जो हम बहुत सारी खाते हैं, नान, बेकरी आइटम्स बिना टाइम के ही खा आप लेते बेकरी हैं आइटम नहीं खाते हैं? जी। आप बेकरी आइटम नहीं खाते हैं? बहुत कम, इतना नहीं है कि रेगुलर कोई इसका इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और तो और उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें खाते हैं? इसके साथ ये नहीं कि दलिया है और चिकन है, अंडे दलिया हैं। का कॉन्सेप्ट ज़रा लोगों को क्लियर कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दलिया जो है वो अगर ज़्यादा खा लें तो भी उससे मोटे होते हैं, तो क्या दलिया खा सकते हैं, कोई पेट नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटा किस तरह हो सकते हैं? देखिए ना, किसी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो आपको फैट ही बनाती है। लाइक जैसे अगर आप प्रोटीन इनटेक भी बॉडी में ज़्यादा करते हैं तो देखें ना, बॉडी को जितनी ज़रूरत है उसने उतना इस्तेमाल किया, बाकी जो बॉडी में बचेगा वो फैट ही बनेगा। ठीक है ना, तो हर चीज़ जो है ना अपने लिमिट में खानी होती है। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दीजिए लोगों को कि जैसे बहुत से ऐसे रिश्ते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पे रिजेक्शन हो जाती है, जहाँ पर हाइट मैच ना हो या कोई ऐसी डिसेबल कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे पर्सनालिटी में कोई ऐसा आपका रंग का मसला हो जाए, आपका कोई हाथ पैर कोई टेढ़ा पेढ़ा हो जाए। मैं खुद टुंडी हूँ, मेरा ये हाथ पूरा होता है मगर ये हाथ ऊपर नहीं होता, बचपन में टूट गया था, ये यहाँ नहीं लग सकता जैसे ये लगता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे डैमेज पर्सनैलिटीज हो जाती हैं जिसमें टुंडा पुंडा हो जाता है, तो वो रिश्ते छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, चले जाते हैं, शादी वादी नहीं होती है ना। हाँ तो जी। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह के हमें कमेंट्स भी आते हैं कि आप ही हमें मेरी हाइट की वजह से रिश्ता रिजेक्ट करके चले गए, और आपको कोई फेस नहीं करना पड़ा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सच में मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि मेरा पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वो सपोर्टिव है, इस वजह से मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा नहीं। अभी तक मेरे ऊपर ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं कि हाइट छोटी है। वो तो अब वायरल हुआ है तो लोगों के कमेंट्स पढ़ के हम लोग नहीं, तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे बच्चियों को देख के घर आते हैं और फिर रिजेक्शन करके चले जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि लड़कियाँ इतनी प्यारी होती हैं, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करें, और बॉडी पार्ट्स को लेकर तो वैसे ही नहीं करें। हाइट छोटी है, मोटा है, काला है, अल्लाह ताला ने बनाया, जिस तरह बनाया, जैसा बनाया, सबसे प्यारा तो बनाने वाला अल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ उसके नसीब का क्या पता, आपको कितना कुछ मिल जाए, बेशक ये भी हो सकता है। तो क्योंकि मर्द के हाँ जी। हिस्से में जो रिस्क आना है, जो दौलत आनी है, पैसा आना है, जी। वो बेगम के रिस्क से, बिल्कुल उससे आनी है, नसीब नसीब ऐसे से ही? आता है जी। बिल्कुल। क्या बात है जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इनमें? इसी बात पे कोई मैसेज देना चाहेंगे तो जी please? बिल्कुल। देखें, अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं तो बिल्कुल उसको थ्रू आउट लेकर चलें रिलेशन को। देखें, हम जब रिलेशन बना लेते हैं ना तो बीच में कहीं ना कहीं दिल में चोट होता है जो कामयाब नहीं होता शादी के बाद। इसलिए लोग कहते हैं कि शायद लव मैरिज को बुरा समझते हैं हमारे माशरे में कि यार ये तो चलती नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लव मैरिज भी चलती हैं, जहाँ पे रिलेशन सिंसेरिटी के साथ चलाई जाए ना, वहाँ पे हर चीज़ चलती है। और दूसरा ये कि लड़कियों को जो देखने चलते हैं कि देखते हैं कि उनकी हाइट छोटी है, हमारे लड़के की हाइट बड़ी है, तो इसमें अल्लाह ताला का काम है, उसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। हम भी बेटियों वाली हैं, घरों में माँ बहनें हैं। अगर हम अपनी माँ बहनों के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो किसी के घर जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको भी तो देखें कितने ना। अच्छे मैसेज, कितनी अच्छी सोच है। हाँ। देखिए, इनको यहाँ बुलाने का मकसद हमारा यही था कि हम यहाँ पर किसी टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बूस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी की ऐसी फजूल की तारीफ़ कर रहे हैं। एक अच्छा मैसेज देने के लिए हमने इनको यहाँ पर दावत दी थी कि आपकी सोच थोड़ी सी तब्दील हो जाए, आप लोग की सोच चेंज हो, कि यहाँ पर अगर किसी का कद लंबा है, किसी का रंग काला है, या कोई सांवला है, या कोई बहुत चिट्टा है, या किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल कम हैं, या कुछ भी है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है।
नाक पकौड़ा है, आंखें चाइनीज़ हैं, किज्जी हैं, जो है दांत बाहर है, होठ अंदर है, कुछ भी है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। आप इंसान को इंसान के हिसाब से जज करें, और अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर आप लोग की जो है ना, एक तो इंसानियत में बढ़ावा आएगा, आप बड़े इंसान बनेंगे, और साथ साथ आपको रिश्ते रखने आ जाएंगे, रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे। तो अल्लाह की नज़र में बड़े बनिए, इस तरह से रिश्ते कायम कीजिए, और अपने जो है ना आपको बड़ा कीजिए, ऐसे रिश्ते कबूल करके, और हैप्पी रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फ़िज़ा है मेरा नाम। अब दोबारा ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और नाजरीन जैसे कि मैंने बताया था कि आज जो है ब्लड डोनर डे है, इंटरनेशनली इसको मनाया जाता है, और लोग जो है बढ़ चढ़कर ब्लड देने में हिस्सा लेते हैं, और इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम इस प्रोग्राम में, आज की अपनी इस जो मॉर्निंग शो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने ब्लड देना है तो कैसे देना है, किन इदारों को देना है, और ये क्यों दिया जाता है, और ब्लड देना क्या बहुत ज़रूरी है, क्या इसके कोई नुकसानात तो नहीं है, और उसके अगर फ़ायदे हैं वो ये सब कुछ क्या है। तो डिटेल में बात करने के लिए मैंने जिनको दावत दी है वो है प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड सर्विसेज पंजाब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, एक तो मैं थोड़ी सी पहले आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन की जो है ना क्यों ज़रूरत है। एक्चुअली ये है कि जैसे हमारा इदारा है नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन जी, इसमें कोई हमारे पास 637 पेशेंट ऐसे रजिस्टर्ड हैं कि जिनका सर्वाइवल सिर्फ़ और सिर्फ किसी दूसरे के ब्लड के ऊपर है। इनमें मेजॉरिटी तो थैलेसीमिक पेशेंट हैं कि जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो पैदाइशी तौर पे ही उनमें ये सलाहियत नहीं होती, वो इस सलाहियत से महरूम होते हैं कि उनकी बॉडी खुद से जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो जनरेट कर सके। अगर करती भी है तो वो एबनॉर्मली जो है ना उनकी लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है एक तो वो कम होता है, और उनके हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरह की वो जेनेटिकली डिफेक्ट्स होते हैं कि उनके रेड ब्लड सेल्स खुद से जल्दी टूट जाते हैं। तो उनको ये है कि दूसरे के ब्लड की ज़रूरत होती है। मतलब वो जब तक उनकी लाइफ है वो इसी सहारे के साथ जी, रहेंगे जी, कि जी, उनको ब्लड मिलेगा जी, तो उनकी लाइफ आगे सर्वाइव होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय। तो जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ अभी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में ये शऊर नहीं है कि जो है ना हम ब्लड जो है ना डोनेट करें, और बहुत सारे मिस हैं हमारे यहाँ कि जी हम ब्लड देंगे तो हमें बहुत वीकनेस हो जाएगी, या बहुत नीडल प्रिक होगी तो बहुत पेन होगी, या ये हो जाएगा कि जो है ना जी हमारा ब्लड वो हम वेट गेन कर लेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ना मेडिकली प्रूवन है कि ब्लड डोनेट करने से ना तो आप वेट गेन करते हैं, रादर आप जो है ना आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। अच्छा, इसी तरह ये भी मेडिकली प्रूवन है कि जो लोग रेगुलर बेसिस के बाद तकरीबन जो है ना आफ्टर एवरी 4 मंथ्स जो ब्लड रेगुलरली डोनेट करते रहते हैं तो उनमें ये होता है कि ब्लड डिजीज़ होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो नॉर्मल की तरफ रहता है जी। इसी तरह से ये है कि अगर आप देखें कि नीडल प्रिक होने का है तो वो हार्डली मतलब इट्स मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, जस्ट लाइक कि आपको कोई मच्छर काट के चला मच्छर गया, काट हाँ, गया। ये तो कोई मसला लेकिन ही आप नहीं उसके पीछे देखिए कॉज क्या है कि आप एक फॉर फ्यू सेकंड अगर आप एक तकलीफ से गुजर रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट दोज पेशेंट्स के जो जिनका बेचारों का सर्वाइवल इसी ब्लड के ऊपर है कि आप ब्लड देंगे तो वो सर्वाइव करेंगे इस छोटी सी तकलीफ़ के पीछे जो है ना। और ये भी एक मेडिकली प्रूवन है कि हमारे यहाँ 90% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है ना एक आध दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके लिए भी सेक्रीफाइस करेगा। क्या बात है, बिल्कुल। एक वैसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बशीर अहमद साहब मौजूद हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और बशीर अहमद साहब के साथ कुछ बच्चों ने भी हमें ज्वाइन किया है क्योंकि हम थैलेसीमिया के ऊपर बात कर रहे हैं, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो बच्चे हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं सीरियसली क्योंकि उनको ब्लड की ज़रूरत है। और आज ब्लड डोनर डे है तो मैं चाहूँगी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ब्लड दें और लोगों की जान बचाएं। जी बशीर साहब, आप मुझे बताइएगा स्पेशली बच्चों के बारे में। जी, बच्चे ये जो हैं इनका जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनका सर्वाइवल जो है वो किसी दूसरे डोनर के ब्लड के ऊपर होता है। ठीक कि है। मसलन इनको जैसे ये इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो इनको आफ्टर एवरी 3 वीक्स जो है वो ब्लड चाहिए। 3 हफ्ते के जी फौरन बाद? जी। और उसके अलावा ये होता है कि जैसे जैसे ये बच्चे ग्रो करते हैं तो इनकी फ़िज़िकल नीड्स बढ़ती हैं, स्कूल जाते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं, तो फिर ये होता है कि जैसे जो है ना 2 हफ्तों के बाद फिर इन्हें ज़रूरत पड़ती है। ओह, अच्छा अब मुझे बताओ
ये क्या नाम है इस लड़की का, गुड़िया का क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा। जी। हफ्सा पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 1। 1 में पढ़ती हो? अच्छा पढ़ती हो? जी। दिल लगा के? जी। हैं? क्या मार्क्स लाती हो? अच्छे? जी। पास हो जाती है सब में? जी। टीचर की फेवरेट हो? जी। और क्या शौक है अक्सा? क्या और- करती हो और? क्या शौक है? हाथ दो ना मुझे। क्या शौक है? खेलती हो? यस। क्या खेलती हो बताओ? बैट बॉल। हैं? यस। ये बैट बॉल खेलती है? लड़कों वाले लड़कों वाले शौक है। अच्छा, तो फिर लड़कों के साथ ही खेलनी पड़ती होगी। नहीं, भाई के साथ खेलती हूँ। अच्छा, जी। ये आपके भैया हैं? जी। अच्छा जी, भैया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना हाथ मिला जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या है भैया जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अली अहमद। अली अहमद आपका नाम है। माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे देखे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगे थे इस तरह से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, इस तरह से कितने प्यारी अच्छी तरबियत है इनकी, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। तो आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ 5 कौन? क्लास में। 5 क्लास में? जी। कितने साल के हो तुम? 12 साल, 12 ईयर्स। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले खड़े हो। तुम तो 12 साल के नहीं लगते। तुम तो आराम से हो गए 8 साल के, बस 9 साल के इस, है ना? 8-9 साल इन की बच्चों है। में मैम ये 8-9 साल की है। जी, इन बच्चों में एक्चुअली ये होता है कि इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है हाँ। नॉर्मल बच्चों से। अच्छा। मतलब इनके माइलस्टोन्स जो है ग्रोथ, वो थोड़ी सी जैसे हाइट या वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, इसलिए ये आपको अपेरेंटली लग रहा है कि 12 इयर्स का नहीं है, 7-8 साल का लग रहा है। तो अब मुझे बताओ, जब आपको ब्लड लगता है तो उससे पहले आपके क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको क्या परेशानी हो रही होती है? कैसे पता चलता है? उनको कैसे बताते हो डॉक्टर्स को, पेरेंट्स को कि मुझे ये मसला हो रहा है? कमर में पेन होना शुरू हो जाती है। कमर में पेन होती है? हाँ जी, और बार बार सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, और फिर रंग भी सफ़ेद होना हो तो जाता फिर आप फ़ौरन बता देते हैं? है। हाँ जी। और आप फ़ौरन ब्लड लगवा लेते हैं और फिर फिट हो जाते हैं। ऐसे ही छोटी सी परेशानी होती है, हल्का सा आपको सिम्टम होता है और उसके बाद फ़ौरन आप अपने आप को फिट कर लेते हैं, है ना? हाँ जी। हर एक के साथ मसला। अब जैसे मेरे साथ मसला है, मैं टीवी के आगे आती हूँ तो मुझे पहले मेकअप करना पड़ता है ना? अगर मैं मेकअप नहीं करती तो मैं पीली आती हूँ, नीली आती हूँ, फिर मुझे मेकअप करती तो मैं अच्छी आ जाती हूँ, है ना? ये हर एक के साथ अपनी अपनी चीज़ का कुछ ना कुछ मसला होता है। जैसे मुझे कुछ ऐसे खाने जो मुझे नहीं सूट करते, मैं खाती हूँ तो मैं बीमार हो जाती जी। हूँ। उसी तरह है ना? जी। तो लाइफ जो है आगे बढ़नी है, आगे जाना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, भागना है, थकना है, सब कुछ करना है और अच्छे से पढ़ना है। Yes. और क्या पता है लड़कियों के क्रिकेटर बन जाए, इंटरनेशनल लेवल पे खेले, ऐसे ही है। यस। क्या इरादे हैं, क्या ख्वाब है मेरी गुड़िया के? अक्सा बताओ, क्या ख्वाब है? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर बनना चाहती हो? हूँ। यस। वाह वाह, अक्सा तुम बनोगी, मेरी दुआएं, ठीक है? जितने लोग देख रहे हैं ना, वो उनकी भी दुआएं आपके साथ है मेरी गुड़िया। अच्छा जी, हमारे पास डॉक्टर प्रोफेसर शबनम बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन से हमारे साथ हैं ऑन स्काइप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी हैं आप? जी जज़ाकल्लाह, आप ठीक हैं शबनम जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शबनम जी, आज ब्लड डोनर डे है, क्या कहना चाहेंगी आप? एक 14 जून जो ब्लड डोनर डे है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और चूँकि जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, बेसिकली आप देखेंगे एक लाइफ सेविंग जो है ये एक्टिविटी और मेजर है। तो जो लोग भी वॉलंटरीली ब्लड देते हैं, समझे कि इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और चूँकि आप आज थैलेसीमिया के बच्चों के साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनसे आप बात कर रही हैं, तो हमारे मुल्क में थैलेसीमिया का जो मर्ज है बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। इवन दो कि ये मोरूसी है और इसको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। और हम जितना भी ब्लड कलेक्ट करते हैं डिफरेंट ज़राए से, उसमें से 30% इन बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सोचें कि थैलेसीमिया के इन बच्चों का इतना बड़ा बर्डन है कि 30% ब्लड इनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आने वाले वक्तों में इन बच्चों को बिल्कुल साफ तस्दीक शुदा ब्लड इन्फेक्शन से पाक प्रोवाइड कर सकें, ताकि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ सके। अभी अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जैसे आपको पता है, इनको मतवातर रेगुलर 1 से 2 बार महीने में ब्लड लगता है। तो अगर उसकी स्क्रीनिंग ठीक ना हो और नहीं होती थी,
इस वजह से तकरीबन 80% के करीब हमारे थैलेसीमिया के बच्चे ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी, सी या उनमें से कुछ HIV का शिकार हो चुके हैं। तो जो इनकी पहली बीमारी जिससे ये लड़ रहे हैं, जब इनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो अच्छा शबनम जी एक न्यूज़ की ब्रेक है, अर्जेंट नहीं पड़ेगी। आई नो बहुत सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मगर वी हैव टू टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज ब्लड डोनर डे है, इंटरनेशनली इसको मनाया जा रहा है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत से ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है ब्लड की, तो आपकी जो ब्लड की अतियात है जो आप डोनेट करेंगे उससे किसी एक इंसान की जान बच सकती है, उसके लिए भला हो सकता है। तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर शबनम जी भी मौजूद हैं, शबनम बशीर जी हमारे साथ। प्लीज़ आप कुछ बात कर रही थी, सॉरी हमें ब्रेक लेनी पड़ गई थी। अब बताइए जी आप क्या कहना चाह रही थी आगे, प्लीज़ गो हेड। इसमें एक है ना कि आप एक जान बचा सकते हैं। एक डोनर, उसके जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स 3 से 4 हिस्से बनते हैं, तो एक की नहीं हम कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। अच्छा, उसमें प्लेटलेट्स अलग ले सकते हैं, जो सुर्ख पुलियां अलग ले सकते हैं, क्लॉट उसी ब्लड से है ना जी, उसी ब्लड से। बिल्कुल जी, ऐसी है जी एक बैग तो उसका लिक्विड पोर्शन अगर लगा ले तो ये एक से ज्यादा जाने 8 यूनिट से बचा सकते। तो ये दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जितने भी वॉलंटरी जो कैंप्स लगाए हैं, जब उनको स्क्रीन किया है, आपको पता है इस वक्त हेपेटाइटिस सी 8% हमारी जन पॉपुलेशन में है, तो बड़ा फायदेमंद है कि उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है। और उनमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके वो हेपेटाइटिस सी या बी या HIV के शिकार हैं, और जब वो ब्लड डोनेशन की खातिर जब अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनको ये फायदा है कि उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है। सही, आवाज़ उनकी ब्रेक हो गई, आगे कंटिन्यू आप कर दीजिएगा प्लीज़, बताइएगा। जी मैम, हम तो फिर क्या होता है? जी मैं वो अर्ज़ कर रहा था, जिस तरह डॉक्टर साहबा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोग भी जब ये है कि ब्लड जो है वो लेके आते हैं, ब्लड कैंप्स जहाँ पे हम लोग करते हैं, तो हम उसको अपनी लैब में आके उसको एक तो स्क्रीनिंग करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रही थी। 5 टेस्ट जो है वो हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और मलेरियल पैरासाइट ये चीज़ें तो नहीं हैं। तो डोनर के लिए एक इंसेंटिव ये भी होता है कि उसमें उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। मतलब हम लोग भी कैंप्स जहाँ पे करते हैं तो हम हर एक जो है डोनर का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो हम उसको कॉन्फिडेंशली अगर उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव आ जाती है, वो उसका कोई स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस बी या सी निकल आया, तो कॉन्फिडेंशली उसको हम लोग जो है ना वो इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि बाज़ वक़्त वायरस जो है वो बॉडी के अंदर होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन वो मौजूद होता है, तो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है और लिवर को और इन चीज़ों को डैमेज कर सकता है। अच्छा बशीर साहब, ये जो मेडिसिन है अब ये भी बड़ी कारआमद साबित हो गई है माशाल्लाह से, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है, तो इसके बारे में भी ज़रा डिटेल में बता दीजिए फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट। जी हम लोग ब्लड बनना शुरू हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल, ये है कि हम लोग जो है अपने इदारे में नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन में अपने बच्चे जो जितने भी ये पेशेंट हमारे पास 637 पेशेंट इस तरह के ज़ेर इलाज हैं, जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज फ्री में देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। और एक चीज़ और जो है मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि इन बच्चों को जब बार बार ब्लड लगता है तो इनका आयरन लेवल जो है वो ज़्यादा होता चला जाता है। नॉर्मली अगर 200-300 है तो इन बच्चों में 4,000 से 5,000 तक चला जाता है। और वो एक्सेसिव आयरन जो होता है वो इनके लिवर को या किडनीज़ को डैमेज कर सकता है, जिससे बच्चे की मौत वाक़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ना इनके कुछ फैंस हैं, वो उनके साथ थोड़ा सा खेलना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे ऑफिस के बच्चे हैं, मगर वो आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, तो आएंगे बेटा आप लोग आए, उनके साथ थोड़ी सी पिक्चर्स बना लें। अच्छा वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, थोड़ा खेलना चाह रहे हैं, बेटा लेके जाओ बच्चों को। आ जाओ एक सेकंड आप उनके साथ चले जाइए, ठीक है? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, ठीक है? आ जाओ बोलिए, आ जाओ। किससे खेलना था बच्चों के साथ? आ जाओ अली, ये लो, आ जाओ शाबाश। चलो ये अली भाई है ना, इन्होंने आपके साथ खेलना है। मीटिंग रूम में जाइएगा, वहाँ पे आपके साथ बैठेंगे। आ जाओ, ठीक है? कुछ ऑर्डर करो, बिस्किट खाओ, कोई मज़े के कुछ
है चीज़ें एक बच्चों तो को दे इनमें सैंडविच वैंडविच? जी इम्पोर्टेंट मेडिसिन तो पहली तो जो इनको ज़रूरत होती है वो ये होती है कि सॉरी मैं जी एक्चुअली जी बच्चों के जी जी सामने आई बात कैन नहीं आई करना कैन चाह रही थी, अंडरस्टैंड अच्छा नहीं जी। लगता। तो उसमें क्योंकि ये मैं यही ट्रॉमा तो दूर करना चाह रही जी थी जी कि बच्चों बिल्कुल को कह रही थी कि अगर पेन होती है बिल्कुल तो नो मैटर, आप लोग तो यूज्ड टू हैं, अब आगे बढ़ना है, यू नो ऑल बिल्कुल दैट। ऐसे ही है कि ये फिर पहली चीज़ तो होती है ये हम इनको आयरन चिलेशन मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाते हैं। अच्छा। तो वो कोई हमें एक बच्चे की कोई 30 से 35,000 जो है वो कॉस्ट करती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम फ्री। दूसरा डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाती रही थी, आप बता रहे थे कि इस तरह की अब मेडिसिन हमारे यहाँ मौजूद है और वो भी हम यूज़ करवा रहे हैं। उसमें ये है कि ब्लड के ऊपर डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो बच्चे अब मसलन ग्रोन अप हैं 12-13 साल 14-15 सालों से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं और ये साथ उनको एसोसिएटेड कम्प्लिकेशंस के लिवर उनका बढ़ गया हुआ है या स्प्लीन बढ़ गई हुई है या इस तरह की और कम्प्लिकेशंस हो गई हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो उन मेडिसिन के असरात आने में और इन कम्प्लिकेशन दूर करने में काफ़ी वक्त लगता अच्छा है। बशीर भाई, अभी आप थोड़े टाइम पहले बता रहे थे अभी ब्रेक से पहले कि अभी एक टाइम आया जब आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ब्लड बिल्कुल कोई डोनर कुछ नहीं था आपके जी पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सिचुएशन थी बताएं? जी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये अपने यंगस्टर्स तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि बिलीव यू मी कि 2 हफ्ते पहले हमारे पास ये सिचुएशन थी कि हमारे पास टोटल 5 बैग जो है वो ब्लड के रह गए हुए थे और ये 637 पेशेंट हैं हमारे पास ज़ेर इलाज। क्योंकि हमारा मेजर जो सोर्स होता है वो इन बच्चों के लिए जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ज़ाहिर है ये 2-3 माह जो बंद होते हैं, तो फिर हम इंडस्ट्री में, पुलिस लाइंस में और बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाते हैं और यंगस्टर से हम बहुत ज़्यादा ये अपील करते हैं कि हमारे सेंटर में इन बच्चों के लिए इनकी ज़िंदगियाँ बचाने में हमारा साथ दें, इनके लिए ब्लड अभी डोनेट जब करें। ये सिचुएशन आई थी, इतने सारे बच्चे थे और 5 पैक्स रह गए थे, तो बच्चों की क्या सिचुएशन हुई थी? कुछ ऐसे बच्चों के साथ कोई सिम्टम्स हुए? जी 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 कोई ये आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी? प्लीज़ एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा ये बच्चे सफ़र करते हैं जब इनका ट्रांसफ्यूजन वक्त पे नहीं हो पाता, डिले होता है, तो इनको जो है इन्फेक्शंस हो जाती है, बुखार हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है और सांस उखड़ने लगता है। सांस उखड़ने तो लगता जी है। तो इनके लिए जो है ना वो दैट बिकम्स द मैटर ऑफ देयर सर्वाइवल। हाय हाय। तो वो एक बहुत ही हमारे लिए अभी भी मतलब हम सफ़र कर रहे हैं, इसको हम फेस कर रहे हैं। ब्लड कलेक्ट करने में हमें बहुत और मुश्किलात इतने का बच्चे सामना हैं। है। तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बार बार यही कहूँगा अपने यंगस्टर से आएँ कि जो है ना इन बच्चों के लिए जो है ना ब्लड डोनेट करें, इनकी ज़िंदगियाँ बचाने में हमारा साथ दें। और मुझे एक और बात बताइए, इतने सारे बच्चे जब होते हैं, इतने ब्लड लग रहे होते हैं, क्या किसी बच्चे को टाइम पे जब ब्लड नहीं लग पाता या नहीं मिलता या कोई डोनर नहीं मिलता, तो क्या वो जान भी उसकी जा जी सकती बिल्कुल है? बिल्कुल जी जा सकती है। ऐसा और कुछ हुआ है ऐसे कोई केस? केसेस बहुत कम है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं दिन रात इसके लिए, हमारी पूरी टीम जो है। और इसमें यहाँ मैं एक खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा, हमारे साथी डायरेक्टर हैं सजाद अहमद चीमा साहब, उनकी भी बहुत खिदमात हैं। वो माशाल्लाह उन्होंने तो अपने आप को इस काम के लिए वक्त कर रखा है, तो मैं हैट्स ऑफ टू हिम मिस्टर सजाद अहमद चीमा। वो बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। हमारी पूरी एक टीम है, मतलब ये इन बच्चों के ऊपर इनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में और इनकी सर्वाइवल को मुमकिन बनाने में हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बस दिन आप रात में यहाँ पे जो इनकी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं ना इन बच्चों की, आप अपनी वहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह। जो तो जो इसमें आपने हमें सबका साथ जिसने- चाहिए। मैं आपके इंस्टीट्यूट का नाम दोबारा लेना चाहूँगी। जी नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन। नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन जी। को प्लीज़ ब्लड की एहतियात दीजिए। और वैसे भी इस फाउंडेशन को बनाने के लिए अगर आपको इसके सपोर्ट के लिए, मेडिसिन के लिए, क्योंकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ये देखें मेरा हाथ, आज ब्लड डोनर डे है। आप इस शहर में हो, कहीं पे भी हो, प्लीज़ बैठ के, आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं पे भी हो, ये हाथ देखें। मैं बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सबकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं मगर हमें असल काम हमारा यही है जिसका हमसे सवाल किया जाएगा। तो इस सवाल के जवाब पे हम जो है तरखुरू हो जाएं और हमने ऐसे काम किए हों, लोगों की जान बचाई हो, हमने आंखें कबूतर की तरह बंद ना की हो ऐसी चीज़ें देखने के बाद, तो फिर हम अपनी आगे की ज़िंदगी और ऊपर जो अल्लाह ताला है वो हमारे रास्ते बहुत आसान कर देगा। तो अपनी अगली ज़िंदगी, जो असल ज़िंदगी है जिसकी तरफ हर एक ने जाना है, मरना है, फिर उस असल ज़िंदगी का सफ़र शुरू होना है, उसे आसान बनाइए। ये ज़िंदगी तो हम हंस खेल के, तो मजाक उड़ा के, तो किसी को देख के, तो इग्नोर करके या किसी की मदद करके कर ही लेंगे, मगर हमने अपनी आखिरत जो अगर बनानी है, अगली ज़िंदगी का सफ़र अच्छा बनाना है, तो हमने ये करनी। तो नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन को जिस तरीके की आप मदद कर सकते हैं, स्पेशली नौजवान नस्ल जो कॉलेज, स्कूल वगैरह, जो ऐसे बच्चे हैं, आपको अगर लगता है
है कि कोई मदद कर सकता है ब्लड की, अपनी फैमिली में भी जाके बोलिए, अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो अपने घर पे बड़ों को बोलिए, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस फाउंडेशन में जाके प्लीज़ ब्लड डोनर कीजिए। इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके लिए डोनर बनिए और ब्लड को डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपने आज के मोनोलॉग में ही बता दिया था कि आज हम जानेंगे कि कुर्बानी के जानवर की जो सुन्नतें हैं वो क्या है, किस तरीके से हम उसको अदा कर सकते हैं और किसका कितना और कैसा हक होता है कुर्बानी के गोश्त पर। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज जिनको हमने यहाँ पर मधु किया है वो है अल्लामा हसन महमूद जमाती साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और मेरे साथ तो इनका बड़ा ही भाई बहनों वाला रिश्ता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मधु किया है। यंग स्कॉलर आपको मैं कहती हूँ, है ना? थैंक यू। अच्छा, मैं चाह रही थी कि क्योंकि ईद तो बिल्कुल सर पर है तो आप ज़रा सब लोगों की आंखें खोल सके। क्या पता कुछ हम कोताहियाँ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं और हमें पता ना हो कि सही सुन्नत क्या है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कुर्बानी क्या है और इसका मकसद क्या है, देखने वालों को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि बड़े सही टाइम के ऊपर आपने बड़ा सही टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, क्योंकि ऐन कुर्बानी के दिन हैं और ये लोगों का इन मसाइल का जानना बड़ा ज़रूरी है। बेशक कुर्बानी बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान मजीद की सूरह अल-कौसर के अंदर फरमाया, आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की नमाज अदा कीजिए और उसके साथ कुर्बानी कीजिए। तो नहर ये कुर्बानी है और ये ईद उल अज़हा के दिन जो 10 ज़िलहज्जा का दिन है उस दिन की जाती है और नमाज ईद के बाद की जाती है। यानी अल्लाह की राह के अंदर जानवर को, जो आका अलैहिस्सलाम ने जानवर बताए हैं, उन हलाल जानवरों को कुर्बान करने का नाम बेसिकली कुर्बानी है। और कुर्बानी का जो बुनियादी मकसद है, जो एम है, वो बड़ा ज़रूरी है समझना हमारे लिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा, ना मुझे तुम्हारा खून पहुँचता है ना मुझे तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, मुझ तक जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारा तकवा है। यानी दिल की नीयत और इखलास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ हमारे दिल को देख रहा होता है, हमारे नीयत को देख रहा होता है और हमारे इखलास को देख रहा होता है। ये एक बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट है कुर्बानी की शक्ल के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं। एक तो माल खर्च करने की हिकमत इसके अंदर पोशीदा है कि इंसान के अंदर इस बात की रग़बत पैदा हो कि वो जितना जमा कर के रखता है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना और देना, ये उसको आता हो। यानी कुर्बान करने का मकसद ये है कि बेसिकली अपनी ऐसी ख्वाहिशात के ऊपर छुरी फेरना, ये इसका बुनियादी एम और मकसद है कि इंसान माल की हवस के अंदर बहुत ज़्यादा मुलविस ना हो जाए। तो उसको साल के बाद एक ऐसा इवेंट रख दिया है कि उसको पता हो कि उसने इस माल को ख़र्च भी करना और दूसरों तक भी पहुँचाना है। अच्छा, कुर्बानी के जानवर की नुमाइश की इजाज़त है या नहीं? कुर्बानी के जानवर की नुमाइश, मैंने ये जो बात अर्ज कर दी है, लोगों को बुला के घर में दावत रख के ईद से पहले दिखा रहे होते हैं, देखो हमारा जानवर। इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार वो नीयतों पर है। अगर उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है, नुमाइश है कि हम लोगों को दिखाएं जी हमने कितना बड़ा जानवर ख़रीदा है, बकरा है, भैंस है, बैल है, इतना बड़ा और इतना महंगा ख़रीदा है, अगर तो मकसद ये है तो फिर आपने पैसा खर्च किया है तो ठीक है, वो आपने खर्च कर दिया है। अल्लाह की बारगाह से बता रहे होते हैं हम, ये क्यों बता, मतलब मुझे तो ये बात ही इतनी बुरी लगती है कि मुझे कह देता है ये जोड़ा मैंने इतना महंगा खरीदा है, तुम बताओ तुमने क्या कितना लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आता है उस बहन पे, सीरियसली। तो ये जानवरों के बारे में जो हम बताते हैं, हमारा जानवर इतने का लिया है, तुमने कितने का लिया है, मैंने इतने का लिया है, तुमने इतने का, मैंने तो इतने का, मैंने तो इतना, ये क्यों? मैं यही बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली तो ये एक सोशल मीडिया के आने के बाद हमारे अंदर वो चीज़ बढ़ गई है कि हमने हर चीज़ को जो है ना वो लोगों के सामने पेश करना, नुमाइश करना, उसका इजहार करना हम ज़रूरी समझते हैं। लेकिन दारोमदार नीयत पर है। अगर उनका मकसद दूसरे को तरगीब दिलाना है, अगर मकसद और नीयत, इस मंडी में जानवर सस्ता था वहाँ चले, अगर इस तरीके से तो ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दिया है, हमें अल्लाह ने अता किया था और हमने अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा जानवर खरीदा है। एक नीयत ये भी हो सकती है कि हम अल्लाह की राह में ताकि दूसरों को तरगीब मिले, ये नीयत हो सकती है।
अगर ये हो तो अच्छी बात है, बेहतर है। और अगर मैंने कहा कि मकसद सिर्फ ये है कि बताना कि जी और खोज लगाना कि जी हमने इतने का लिया था, इन्होंने पता नहीं कितने का लिया है, तो फिर उसके बाद बैठ कर बाद में तबसरे करना कि जी ये देखिए इतनी हैसियत थी तो जानवर क्या ख़रीदा और हमने तो यूँ कर दिया। तो अगर मकसद ये था तो फिर वो फ़कत उन्होंने जानवर ज़िबा किया है और गोश्त खाया है और बांटा है, उनको अल्लाह की बारगाह से फिर अजर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह उनको इसके ऊपर कोई अजर देगा। क्योंकि अल्लाह के पास तो सिर्फ नीयत पहुँचती है। मैंने आयत मुबारका पढ़ दी, लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह तक जो चीज़ पहुँचती है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत और इखलास है। गोश्त तो हमारे पास, हमने खाना है, हम उसको सारे का सारा अपने पास रख लें, खा लें, सारे का सारा बांट दें, जो भी काम करेंगे हमारे पास गोश्त और जानवर सब कुछ, खाल चाल सब कुछ हमारे पास है, अल्लाह तक तो नहीं पहुंच रहा। ना अल्लाह को गोश्त की हाजत है, ना उसने गोश्त खाना, ना उसने टिक्का बोटी कबाब बनाने। अल्लाह तक सिर्फ हमारी नीयत पहुंच रही है कि मेरे बंदे ने मेरी नीयत करके और अपना माल जो है वो खर्च किया है। अच्छा लामा साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे घर में कोई 3 फ़र्द हैं, भाई हैं, 3 भाई, वो तीनों ही कमाते हैं, तीनों अलग अलग जॉब करते हैं, तीनों की इनकम आती है, तो अब क्या तीनों को अलग 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 कुर्बानी करनी है या फिर एक कुर्बानी पे भी अपनी कहानी कर सकते हैं? इसमें एक वरना कोई ऐसी कलेक्टिव कहानी हो सकती है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, इसमें बुनियादी चीज़ ये हम समझ लें, इस्लाम के अंदर ना जो एक फ़र्द है वो एक इकाई है, एक एंटिटी है। जो एक आदमी है वो एक एंटिटी है, उसकी शादी हुई तो वो एक फैमिली बन गई, ये एक फैमिली है। और नहीं, ये मुझे दोबारा समझाएं, एक फ़र्द की वो एक अपनी एंटिटी है, उसकी अपनी शनाख्त है, ठीक है, ठीक है। जो ही उसकी शादी होती गई तो अब वो वालिद के नीचे से भी निकल के अपनी फैमिली के तौर पर शुमार शादी के फ़ौरन बाद, अच्छा, या इवन बालिग होता जाएगा तो वो वालिद की कफालत में से भी नहीं है। अच्छा, अब उसके मसाइल, उसके अहकाम अपने हैं, उसके ऊपर सब कुछ लागू होगा, इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिपेंडेंट हो गया है वो अब वो। तो इसमें ये चीज़ हम समझ लें कि ना सिर्फ एक फ़र्द अकेला, बल्कि अगर 2 मियाँ बीवी हैं और दोनों अलग अलग कमाते हैं और दोनों के पास वो दोनों साहिब निसाब हैं, तो मियाँ बीवी के ऊपर अलग अलग कुर्बानी फ़र्ज़ है। मियाँ बीवी पर भी अलग अलग कुर्बानी वाजिब है, अलग अलग वाजिब होती है उनके ऊपर कुर्बानी। साहिब निसाब हो जाने के बाद उन पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। यानी अगर मियाँ के पास भी इतना माल मौजूद है, वो साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है इन 3 दिनों के अंदर उसके पास इतना माल आ जाए। और अगर खातून खाना के पास भी, उनके पास उन गोल्ड वगैरह की शक्ल में चीज़ें मौजूद होती हैं और वो उनके पास इतनी जमा पूंजी है कि वो कर सकती हैं कुर्बानी। कमाए या ना कमाए, इसमें क्या चीज़ है, दोनों में से अगर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर घर बैठी औरत है और उसका मियाँ ही उसको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उनके पास गोल्ड की शक्ल के अंदर 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी के करीब करीब उनके पास है, या पैसे मिला के रकम जो है वो इसकी बराबर पहुँच जाती है, तो इनको साहिब निसाब कहते हैं। और अगर इतना है तो उस खातून के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक बारीक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, बाज़ औक़ात खामन के ऊपर कुर्बानी या ज़कात ये दोनों वाजिब नहीं होते और फ़र्ज़ होते, क्योंकि वो सिर्फ सैलरी पर्सन होता है और उसका हैंड टू माउथ सिस्टम चल रहा होता है कि वो सैलरी आई, घर का खर्च चलाया और बस खत्म। तो वो जो हैंड टू माउथ वाले हैं वो फिर तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है कुर्बानी। वाजिब फिर खातून के पास है जिसके पास गोल्ड की शक्ल में, जेवरात की शक्ल में चीज़ें मौजूद हैं। ओह अच्छा, इसका फिर जो है सिलसिला वो जवाब दे वही है उसकी। हाँ, ये एक नई सिलसिला मुझे पता चला, मुझे ये वाली चीज़ के बारे में ये हमारे यहाँ लोगों को इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मैं फिर इसीलिए मैंने पहले हैंड टू माउथ वाला जो बंदा है उसके लिए फिर ये वाजिब नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद और बात करेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक। आज हम कुर्बानी की सुन्नतों के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पहले तो अल्लामा हसन महमूद जमाती साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर शुजात अली खान साहब, दोनों ही इस्लामिक स्कॉलर हैं। और शुजात साहब को तो वैसे ही आप हमारे 24 न्यूज़ पे देखते रहते हैं, तो अभी हमने इनको इसी बात के लिए मदऊ किया कि हमारी ज़रा से हमें सही राह बता सकें कि किस तरीके से जो है वो कुर्बानी करनी है, क्या सही रास्ता है, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है। शुजात साहब, मैं आपसे तो ये जानना चाहूँगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर कुर्बानी का जो तसव्वुर है कि जब आपके पास कोई प्लेजर है, कोई बेनिफिट है, आपका कोई अपॉर्चुनिटी है और हर बंदा उसको अवेल करने की कोशिश करता है। कुर्बानी का तसव्वुर ये है कि उस मौके को, उस तसव्वुर को, उस बेनिफिट को आप सेट असाइड कर दें, उससे विड्रॉ कर जाएं, उससे किसी बड़े मकसद के लिए। मकसद आपने उसका तयन करना है कि ये मैं अगर बेनिफिट लेता हूँ तो इसका ये आउटपुट निकलेगा, लेकिन अगर इसको मैं बेनिफिट नहीं लेके मैं फ़लाँ बेनिफिट में ले लूँ तो यकीनन आपका जो है ना, आपने इसको क्या किया, कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया और इससे बड़ा मकसद आपने हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर रात आप आराम कर रहे हैं तो बच्चा जाग गया है,
अब उस वक्त आपकी नींद जो है वो आपका प्लेजर है, आपकी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन आपने क्या किया कि उस वक्त जाग के उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया ताकि बाकी रात जो है पूरी रात की नींद जो डिस्टर्ब ना हो। आपने 10 या 15 मिनट को क्या किया, सेक्रीफाइस करके 3-4 घंटे का आपने बेनिफिट ले लिया, आराम ले लिया। बिल्कुल। तो कुर्बानी का तस्वुर यही है कि आप किसी छोटे छोटे जो है ना वो बेनिफिट को सेक्रीफाइस करके बड़े की तरफ चले जाएँ। तो ये जो ईद उल अज़हा के ऊपर हम कुर्बानी करते हैं, बुनियादी तौर पर हम क्या कुर्बान कर रहे हैं, हम एक जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। जानवर कहाँ से आया, उसके लिए आप मुआशी तौर पर खुशहाल थे। मुआशी तौर पर खुशहाल कैसे हुए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक्ल, समझ, शऊर दिया अल्लाह ने, आपने इस्तेमाल करके अपने आप को मुआशी तौर पर क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब आप इस पोजीशन में आ गए कि अब आप वो जो माल आपके पास है, जो अच्छा लगता है आपको और आप समझते हैं कि ये मेरे पास ही रहना चाहिए, आप उसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? उस किसी बड़े कॉज के लिए। अगर उस कॉज को हम समझ लें, कुर्बान किया आपने उसके जानवर का गोश्त बनाया, गोश्त बनाकर ख़ुद भी खाया, लोगों को भी खिला दिया, ख़त्म हो गया। लेकिन पीछे जज्बा क्या था कि वो जब अपने गोश्त बनाया, कुर्बानी की, उसके 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक गुरबा के लिए रखा और एक अपने अजीज़ वकारिब के लिए रखा। बुनियादी तस्वुर इसमें यह है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा अजीज़ वकारिब के लिए भी रखा तीसरा हिस्सा, तो क्या वो अजीज़, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जिन्होंने ऑलरेडी घर में कुर्बानी की है और अच्छा शानदार बकरा या गाय या बछड़ा उन्होंने किया है, तो क्या उनके लिए भी हक है उनको देना है या फिर बाकी मुस्तहिकों को ढूंढना है और उनका हिस्सा नहीं बनता? जब हमने 3 हिस्से कर दिए ना, हाँ, 3 हिस्से कर दिए, गुरबा का है, कुर्बानी हो गई है, या फिर भी उनका हिस्सा बनता है हमारी तरफ से, हमने देना है? असल में ये कोई सदका खैरात नहीं है, ये मेरे रब की तरफ से लोगों की दावत है। और उस दावत में आप जितने, ये जो अजीज़ वकारिब जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है, आप ये सिला रहमी के चैप्टर में आ जाते हैं ना, आप उनको उसमें उस खुशी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना तो वो हमारे गोश्त के और ना उनके गोश्त के हम क्या है, मोहताज है, महरूम है, लेकिन आप एक जेस्चर क्या दिया है कि ये रब ने मुझे तौफीक दी है, उसके करम से मैंने इसको किया है, आइए हम सब इसको क्या करें, इसको शेयर करते हैं। वो जो शेयरिंग के नतीजे में आपके आपस में जो मोहब्बत, प्यार, एहतराम, आपके पड़ोस में, आपके बिल्कुल नेबर में आपके रिलेटिव रह रहे हैं, आपने 2 बकरे किए, उन्होंने 4 किए, इसका मतलब एक गरीबों का हो गया, एक रिश्तेदारों का हो गया, और एक आपका अपना है, और एक आपका अपना है। अब देखिए, कुर्बानी हमने कर दी, लेकिन फिर अगर जो है ये ख्याल रहा कि यार ये भी रख लें, ये भी रख लें, तो फिर आपने जानवर तो ज़िबा किया, आपने बड़ा मकसद हासिल नहीं किया। बीच में क्या आ गया? लालच आ गया, खौफ आ गया। उसको क्यों? दूसरे तो हमें अना आ गई, तो अगर अना भी आ गई, खौफ भी आ गया, लालच भी आ गया, हिर्स भी मौजूद रहा, तो फिर कुर्बान क्या किया? मगर जैसे अगर तीसरा हिस्सा हमारा भी, अगर हमने अपनी मर्जी की रान रख ली या कलेजियां हमने ही खा ली, तो क्या इज दैट ओके? हमारी नियत पे इस पे कोई खोट तो नहीं आ रही? क्योंकि आप 3 हिस्से में तीसरा हिस्सा तो अपना भी है। जो स्कॉलर्स ये बात बताते हैं कि आप उसको गोश्त को बनाएं और उसको फिर मिक्स करें। आप उसको मिक्स करने के बाद जो है फिर उसके 3 हिस्से तकसीम, 3 हिस्से बनाएं। अपना फरमाइशी पीस, फरमाइशी नहीं, वो तो फिर आपकी कुर्बानी ना हुई। जमाती साहब आप हंस रहे हैं, आप भी जरा क्लियर कर दें प्लीज़। इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया, बेसिकली जो गोश्त का कॉन्सेप्ट है ना, गोश्त की तकसीम कार का, ये मुस्तहब अमल है। 3 हिस्से करना बेहतर अमल है कि ऐसे कर लिया जाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी ये करम और रहमत है और आका अलैहिस्सलाम की ये भी हमारे ऊपर ये रहमत है। पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं था। उनका क्या था, कुर्बानी की, किसी ऊंची जगह पर रख दी, आसमान से बिजली आग बरसी, उसने जिसकी खा ली वो गोश्त तो वो उसका कबूल है, जिसकी ना खाएगी तो उसका कबूल नहीं है। अच्छा। और वो गोश्त खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक। शरीयत मोहम्मदी में भी पहले साल जब कुर्बानी की गई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस गोश्त को तकसीम करके खर्च कर दो, खा लो, जो भी करो। 3 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर, पहले 3 दिन के अंदर। तो वो जिसने खाया, जिसने बांटा, जो किया वो खर्च कर दिया। अगले साल जब दोबारा ये मौका आया तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हुक्म फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि वो 3 दिन का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा लिया है। आप चाहें सारे का सारा गोश्त अपने पास रखें, खुद खा लें और जितना अरसा मर्जी खाते रहें, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा। सारे का सारा तकसीम कर दें, चाहे रिश्तेदारों को दें, चाहे गुरबा को दें,
कोई पाबंदी नहीं, शरीयत ने इसके ऊपर। फिर वो जो 3 हिस्से हैं वो उसमें खत्म वो बेहतर अमल है, वो अकल बेहतर इस्लाम अमल है। का क्योंकि अपना अमल है तो उसको फुक़हा ने मुस्तहब अमल कहा है कि बेहतर तरीका है कार तकसीम का, क्योंकि जिस तरह सर ने फरमाया कि बेसिकली तो जज्बा इसके पीछे कुर्बानी का है, बांटने का है, दूसरे लोगों की दावत करने का है, उनको शरीक करने का है, एक इवेंट को सेलिब्रेट करने का मौका अच्छा, है। मतलब जैसे कोई मुस्तहिक है और उसके बाद सालों साल इतना गोश्त जी, नहीं जी, पकता बिल्कुल, और उसने बिल्कुल। कुर्बानी जमा तो करके असल कर चीज़- ली है, जी, जी। तो वो फिर अपने पास भी ज़्यादा रख सकता है, चाहे वो रख जितने सकता है टाइम के लिए जी, रख ले। बिल्कुल रख सकता है। अच्छा। वो खाना चाहें और वो जितना शादी खाना ब्याह चाहे में वो खा यूज़ सकता करना, है। जी खा सकते हैं वो शादी ब्याह में उसको इस्तेमाल ये करना किसी चाहें। खास फिरके में है या फिर नहीं स्कूल नहीं, ऑफ थॉट्स बिल्कुल ये सबका ये मुत्तफिका सेम तौर है? पर इसमें किसी एक वो स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं है। एक और सवाल मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम लोग 8 भाई बहन हैं, ठीक है, तो हमारे वहाँ सब अपनी हिस्से की कुर्बानी कर रहे होते हैं, ठीक है, सब साहिब हैसियत में। मगर अगर सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि मुझे इस बार जो है ना कुर्बानी नहीं करनी, मैं सब कुर्बानी तो घर में सारे के सारे कर रहे हैं साथ, तो मैं एक कुर्बानी ना करूं अगर, और मैं किसी मुस्तहिक की मदद कर दूं, उससे किसी बेटी की शादी करा दूं या किसी बीमार का इलाज करा दूं या किसी ऐसे अस्पताल में या खून की किसी फाउंडेशन को मैं अतिया कर दूं पैसे, तो क्या वो मेरी कुर्बानी उस तरीके से भी कबूल होगी? क्या कुर्बानी कहलाएगी? कि जैसे मैं ये सोच रखूँ कि कुर्बानी तो बहुत सारे लोग करें, मैं क्यों ना उसी कुर्बानी के पैसों से किसी की मदद करूँ? ये आपने बहुत ही अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और ये डिबेट आजकल क्योंकि जब जूँ ही कुर्बानी के दिन आते हैं तो ये डिबेट शुरू हो जाती है। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो शरीयत के अहकाम हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे ऊपर अहकामात लागू होते हैं, लाजिम होते हैं, वो एक कानून की हैसियत रखते हैं। जैसे हम किसी भी मुल्क के अंदर जाते हैं और वहाँ के उस कानून को वायलेट नहीं कर सकते, चाहे हमारी ख्वाहिश हो कि नहीं ये करना बेहतर होगा, लेकिन उनका लॉ कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो वो हम नहीं कर सकते। मैं सपोजिटली एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये बात मैं कोट कर रहा हूँ कि एक मुल्क का कानून है कि हम वहाँ पे वो कहते हैं कि स्कार्फ अलाउड नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं हमने तो स्कार्फ पहनना है क्योंकि ये तो इस्लामिक कल्चर है और ये तो मेरा पर्दा रह जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ का कानून कहता है कि आपने, लेकिन हम जो ही वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली वी विल रिमूव दैट स्कार्फ, कि वो नो दैट कि वो वहाँ का लॉ ये अलाउ नहीं करता। इसी तरह ये जो अरकान है, कुर्बानी है, ये जिस शख्स के ऊपर लाजिम है, इन 3 दिनों के ऊपर साहिब निसाब आदमी के ऊपर वाजिब हो जाती है कुर्बानी, उसके लिए पहला हक यह है कि वो कुर्बानी करेगा। जो दूसरों की मदद करने का उसके लिए पूरा साल मौजूद है। ये सदक़ात हैं, इस्लाम ने दूसरों पर ख़र्च करने की पूरे कुरान मजीद में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व आतिज़ल कुर्बा व आतिज़ल कुर्बा, यानी सिर्फ एक मौका के ऊपर तो वो पैसे जमा नहीं हुए कि सिर्फ 10 ज़िलहज्जा का दिन था तभी उनके पास पैसे जमा हुए, नहीं, ऐसा नहीं था। जो लोग कर रहे होते हैं उनके पास पूरा साल उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया हुआ होता है, तो वो पूरा साल ये अमल कर सकते हैं। 11 माह हैं, रमज़ान मुबारक का महीना अता किया कि जी उसके अंदर 2 गुना 3 गुना अजर बढ़ जाते हैं, 70 गुना तक अजर बढ़ जाते हैं। तो वो बार बार कुरान मजीद ने इसकी तरगीब दिलाई कि आप खर्च करें। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम, पूछते हैं कि जी हम क्या खर्च करें, तो फरमाया कि जो तुम्हारे पास इजाफ़ी है वो तुम खर्च कर दो। तो आपकी बात का जुज़ फिर ये है मेरे पास कि आपने कहा है कि कुर्बानी फिर भी लाजिम, कुर्बानी लाजिम है, वो अपनी जगह पर अलावा वाजिब अगर है। दिल है और अपने माल में से मजीद कोई खर्च करना और कर सकते हो तो फिर वो उसमें से निकालो, उसमें से खर्च मगर करें। कुर्बानी का हक तुमने अदा करना कुर्बानी है। का बाहर सूरत अदा करनी है, उससे ठीक वो है, वाजिब मतलब इज अपनी दैट जगह पर। टोटली क्लियर कि अगर आपकी फैमिली में बहुत सारा लोग हैं और सारे के सारे कुर्बानी कर रहे हैं और आपने सोचा कि मैं किसी की शादी करा दूं, मदद कर दूं, तो वो फिर ऐसे नहीं हो सकता। आपने अपने दूसरे जो इजाफी माल है उसमें से आपने किसी की मदद करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर कुर्बानी यू हैव टू डू दैट, ठीक है, जो कि सुन्नत है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और हम कुर्बानी की सुन्नतों पे बात करें। टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, हम कुर्बानी की सुन्नतों के ऊपर बात कर रहे हैं और मेरा आखिरी सवाल ये है मेरे मेहमानों से कि बहुत से लोग जो है अच्छी तरीके से साहिब हैसियत रह रहे होते हैं और सब कुछ अपनी ज़रूरती ज़िंदगी के हवाले से जो है वो चीज़ अवेल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, पहन रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करते। कहते हैं अभी हम पे कर्ज़ा है, हमने लोगों का कर्ज़ा देना है, पैसा देना है, तो हम पे कुर्बानी जो है ना फ़र्ज़ नहीं है। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, गलत है, प्लीज़ ज़रा बयान कीजिएगा। देखिए, प्राइमरीली अगर वो साहिब निसाब हैं और साहिब निसाब होने का उस वक्त उनका स्टेटस क्या है वो एक सेकेंडरी चैप्टर है, लेकिन प्राइमरीली जो है उनके ऊपर ये जो हुक्म है ये सादर होता है। वो जो दुनिया को दिखा रहे हैं और जिस बुनियाद पर दिखा रहे ये बात समझने वाली वो है उनकी अकल है, उनकी समझ और शऊर है। अगर मेरा रब जो है जब उसके तकाबल में जाकर इन मामलात को कर सकते हैं और उसके हुक्म की रूगर्दानी कर रहे हैं, उसके वॉल्यूशन कर रहे हैं, उनसे वो अकल, वो समझ या कोई ऐसा मामला उनसे छीन ले तो फिर वो दुनिया को दिखाएंगे क्या
क्योंकि कुर्बानी का जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपके अंदर एक आजिज़ी पैदा करती है, आपके अंदर वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं कि जो आपको ये फील करवाते हैं कि मेरी बावजूद इस कोशिश के, ये बावजूद इस एफर्ट के, बावजूद इस एक्ट के, पता नहीं ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। क्योंकि हम जानवर तो ढूंढते हैं, बेऐब ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन उस पर खर्च होने वाली जो आमदन है, खर्च होने वाला जो पैसा है, वो कितना प्योर है, कितना राइटफुल है, कितना जेन्युइन है। अगर वो नहीं है और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ख्यालात, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम परपेचुअली कंटिन्यूसली उस कर्ज और परेशानी के अंदर मुब्तला रहें। किस चीज़ की कमी हमारे अंदर है? कमी उस जज्बे की है कि जिस मालिक ने तौफीकात अता की हैं, उसको हम सरफे नज़र करके उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो हमें उसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर रही हैं। हमारी अना है, हमारी ताकत है। माफ़ी नहीं है। माफ़ी किस चीज़ की है? माफ़ी जो मालिक ने अता किया है, उसका हुक्म है, और साल में एक बार है ये, ठीक है। बाकी पूरा साल आपके पास है। आपसे भी मैं जल्दी से यही पूछना चाहूँगी कि जो जिसके ऊपर कर्जा है, तो क्या वो कुर्बानी नहीं कर सकता? उसको माफ़ी है या है? सिंपल इसका आंसर जो ये है कि जो शख्स साहिब निसाब है, निसाब क्या है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर रकम मौजूद है, या दोनों चीज़ों में से कुछ उसके पास मौजूद है, और अगर उसके ऊपर कर्ज़ भी है, तो अगर ये इतनी अमाउंट वो साहिब निसाब है, और अगर कर्ज़ माइनस करने के बाद भी वो साहिब निसाब रहता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसने कुर्बानी करनी है। उस कर्ज माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद कर्ज साहिब निसाब है। और अगर सिर्फ कर्जदार है और बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, और मगर अपनी आसाइशें पूरी कर रहा है, रेंट पे रह रहा है, गाड़ी है, इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल है, चीज़ें, तब भी क्या वो नहीं कर सकता है? फिर अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो फिर वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता। अच्छा। जो शरीयत की एक ब्रैकेट है, वो अगर उसके अंदर फॉल नहीं करता, तो फिर वो अगर कर्जे लेकर क्रेडिट कार्ड के ऊपर और इस तरह के मामलात करके वो अपनी लाइफ कर रहा है, तो फिर वो उसके अपने ऊपर है, वो अपनी लाइफ को जैसे मर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की रहनुमाई का। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जिस तरह की हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से सुन्नतों के हिसाब से हमें कुर्बानी करनी है। आप लोग कीजिएगा, और आप लोग को एडवांस में ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।